सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले मैं मंच पे आसीन आदरणीय प्रोफेसर आर्या और प्रोफेसर एन.के. अम्बस जी का सादर अभिवादन करता हूं। साथ में आप सभी श्रोतागणों का विशेष अभिवादन करता हूं कि आप मेरी बात सुनने के लिए उपस्थित हैं। आज का विषय अत्यंत दुरूह है और जब उसके इर्द गिर्द कुछ बातें आपके समक्ष रखूं, क्योंकि इस विषय का मैं कह सकता हूं कि इस विषय को जानने की चेष्टा मैं कर रहा हूं। सबसे पहले तो जो आज का विषय है, वर्तमान परिदृश्य में प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्व, सिग्निफिकेंस दृश्य, थोड़ा वर्तमान परिदृश्य के बारे में भी विचार किया जाए। दूसरा है प्राचीन भारतीय शिक्षा और तीसरा है महत्व। तो तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात मैं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ प्रश्न आपसे पहले। आप में से कौन है जो भोग नहीं चाहता है? कोई ऐसा है जो संसार को भोगना नहीं चाहता है? कोई हाथ नहीं उठ रहा है। कौन ऐसा है जो अमृत तो नहीं चाहता है? अगर इसको दूसरे रूप में पूछा जाए तो कौन ऐसा है जो कि चाहता है कि शीघ्र मृत्यु आए? मुझे लगता है कि सभी अमर होना चाहते हैं। और कौन ऐसा है जो चाहता है कि ये दोनों ही चीजें खाली मुझे मिले? ये तीसरा सवाल थोड़ा कठिन है। लेकिन सारी दुनिया जब से बनी है और जब तक चलेगी, इन तीनों प्रश्नों को मूल रूप से विचार में रखेगी। अगर आज के संदर्भ में आप ये लें तो एक स्टेंजा मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत ही महान योगी के द्वारा लिखा गया स्टेंजा है। ये इस प्रकार से है: मॉडर्न लाइफ इज ए सेल्फ क्रिएटेड टर्मोइल। आधुनिक जीवन जो है वो आत्मसृजित खलबली है। क्या है? ये आत्मसृजित खलबली है। खलबली का मतलब उस जहां बल है उसमें सिर्फ खल ही खल है। आगे क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट अंडरस्टैंड देयर नेचर। ऑफन पीपुल इन देयर डिस्ट्रेस डिनाई देयर रियल नेचर। साइंटिस्ट्स आर द वर्स्ट. Scientists are the worst. Their concept of truth is so narrow that they become nearsighted and miss the grandeur of truth throughout the universe. When you deny your nature, the outcome is profound loneliness. In truth, you are a nucleus and the universe is your expansion. दिस इज द पैराग्राफ। हिंदी में थोड़ी चीजें मैं इसमें रूपांतरित करने की चेष्टा कर रहा हूं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जो आधुनिक जीवन है वो आत्मसृजित खलबली है और मनुष्य जो है अपनी प्रकृति नहीं समझते हैं, और जो लोग आम तौर पे किसी दुख से घिर जाते हैं वो अपनी वास्तविक प्रकृति भूल जाते हैं। और वैज्ञानिक जो हैं वो क्या हैं? सबसे खराब है। उनके सत्य का जो उनका साक्षात्कार है या सत्य की जो उनकी संकल्पना है वो इतनी संकुचित संकल्पना है कि वह नियर साइटेड हो जाते हैं, और सत्य का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसका ग्रैंड्योर है, जो ब्रह्मांड में उसकी वास्तविक संकल्पना है और उसका जो प्रभाव है,
उसको खो जाते हैं। और वास्तविकता में जब आप अपनी प्रकृति को विस्मृत कर देते हैं, तब ऐसे में घोर अकेलापन छा जाता है। सत्य रूप से अगर कहा जाए तो आप अपने केंद्र हैं और आपका विस्तार जो है ब्रह्मांड है। तात्पर्य है कि केंद्र स्वयं मनुष्य है, लेकिन जो कुछ हम करते जा रहे हैं वो हम भूलते जा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये बातें लिखी गई हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अभी पूरी पढ़ी नहीं है मैंने, पिछले 4 महीने पहले खरीदी थी, लेकिन उसके 150 पन्ने मैंने पढ़े हैं। ये पुस्तक है जस्टिन ओ ब्रायन द्वारा लिखी हुई, जो 2001 में प्रकाशित है। वॉकिंग विद ए हिमालयन मास्टर स्वामी राम। इट हैज बीन पब्लिश्ड इन 2001 and this stanza has been taken from Chicago lectures by Swami Ram. स्वामी राम 1960-70 के दशक के एक बहुत महान योगी हुए। शायद बहुत चीज़ें आपको ताजुब लगेंगी। उसी पुस्तक में लिखा है, हालांकि आपने देवराहा बाबा का नाम सुना होगा। उस पुस्तक में लिखा है कि 1974 के कुंभ मेले में जस्टिन ओ ब्रायन उनसे मिले, और तब देवराहा बाबा की आयु कितनी थी? 280 वर्ष थी। संयोग से मेरे गांव के बगल में ही उनका आश्रम है। बनारस में तेलंग स्वामी 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे, और ऐसे तमाम योगी हैं जो कि भारत में ही हुए हैं, अन्य कहीं नहीं हुए हैं। और ऐसे में भारत को विस्मृत करके कोई काम करना, आप किसी लक्ष्य को आधुनिक जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक बात तो यह है कि हमको इस पे विचार करना चाहिए पहले कि वास्तव में हमारे पास है क्या। और ये जो योगी कह रहे हैं कि ये आधुनिक जीवन जो है वो खलबली है, इट इज मोर नॉइजी। क्यों? मैं आपके सामने जो है कुछ साक्ष्य रखना चाहता हूं। आप चाहें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देख सकते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 8.5 लाख लोग प्रति वर्ष, 8.5 मिलियन लोग प्रति वर्ष जो है वह अवसाद से मर जाते हैं, जिसमें 7 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो कि 15 से 29 आयु वर्ग के लोग हैं। मैं इंडिकेट ये करना चाहता हूं कि स्ट्रेस एंड डिप्रेशन डेथ्स आर ऑन कांस्टेंट राइज। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन डेथ्स आर ऑन कांस्टेंट राइज, द नंबर इन मिलियंस। दिस इज द फर्स्ट टर्मोइल। ये खलबली पूरी दुनिया में मची हुई है। आप चाहें तो नजर दौड़ा के अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि ये चीजें विगत दशकों में बढ़ी हैं कि घटी हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड डिजीजेस। पर्यावरण जनित बीमारियां लगातार तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं जो कि हमारी फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल सबको प्रभावित कर रही हैं। और डेथ टोल्स सबसे ज्यादा अगर है तो इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड डिजीजेस के कारण भी है। दिस इज द सेकेंड टर्मोइल। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, एंडलेस डिजायर्स, दे आर सैटरिंग इंटर रिलेशनशिप्स। हमारे अंतर संबंधों को, हमारी अनंत आकांक्षाएं जो हैं वह समस्याग्रस्त बना दे रही हैं, और हमारे अंतर संबंध तेजी के साथ छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं। व्यक्ति ऐसे में अकेला होता चला जा रहा है, और उसके रिपरकशंस एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशंस हैं। चौथी चीज जो कहना चाह रहा हूं मैं, आर्टिफिशियलिटी इज रिप्लेसिंग नेचुरल लिविंग। प्राकृतिक जीवन जो है वो कृत्रिमता के द्वारा रिप्लेस कर दिया जा रहा है। आप देखिए हमारा जीवन जिससे चल रहा है वो सब पैकेट्स में बंद है,
प्लास्टिक के पैकेट्स में, प्लास्टिक की बोतल्स में, केमिकल्स के बीच हमारा जीवन बंद है। कृत्रिमता की तरफ तेजी से हम अग्रसर होते जा रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें यहाँ भी हैं, आप कृत्रिमता का बोलबाला देख सकते हैं। इन दोनों चीजों को लिंक करते हुए एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, डाइवर्सिटी इज इन आवर अवेयरनेस, यूनिटी इज नॉट। चारों तरफ जहां देखिए, पश्चिम से शुरू करते हैं और पूरब तक डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म प्लूरलिज्म, बहुलता, फलाना ठिकाना। आप हमेशा बात डाइवर्सिटी की कर रहे हैं। यू टॉक मोर, यू सेटर मोर, यू आर इन मोर डिस्पेयर। एकता की तो बात ही नहीं करते आप। पांचवी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन इज कल्चरली एलिनेटेड। जो वर्तमान भारतीय शिक्षा है वह सांस्कृतिक रूप से क्या है, अपनी जड़ों से दूर हो चुकी है। वो अलगाव केंद्रित शिक्षा हो गई है। इट इज रूटेड इन द वेस्ट। आज की जो शिक्षा है इसकी जड़ें पश्चिम में है। एंड इट इज डायरेक्शनलेस, दिशा विहीन है। इसकी कोई दिशा स्पष्ट नहीं है। दिस इज अर्बन सेंट्रिक, यह नगरी सभ्यता पे केंद्रित है। और इट इज एंटी रूरल, यह ग्रामीण जीवन के प्रतिकूल है। एंड इट इज नॉन हॉलिस्टिक, ये समग्र नहीं है। इन पांचों बातों को मैं ये कह रहा हूं कि ये पंचवेद हैं। जो आधुनिक समय है आपका, यहां पंचवेद का संकट है। ये पांचों संकट स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। और मैंने कल ही ये पॉइंट्स फाइनलाइज किए रात को। एक लाइन मैंने अपने मन से लिखी, उस समय आया, हवाओं ने ही मेरा रुख मोड़ दिया, हवाओं ने ही मेरा रुख मोड़ दिया, मैं तो तब भी नादान था और अब भी नादान हूं। पूरे देश में चर्चा है कि अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, अंग्रेजों ने वैसा कर दिया, तो किया होगा, लेकिन हम कब तक नादान बने रहेंगे, कब तक इस इग्नोरेंसी में पड़े रहेंगे। ये स्वीकार तो करना पड़ेगा कि हाँ किया तो किया, लेकिन उनके यथार्थ को भी आपको उद्घाटित करना पड़ेगा, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मॉडल्स फिनलैंड में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, नॉर्वे में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अभी आपने हमारे प्रेसिडेंट महोदय का भाषण सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कैरेबियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सब आपको अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। They are recognizing you and you are again uttering Norway, Finland and Sweden, just like your village. And you are showing that it will change India. It is the most bogus position for this great country. You have to look back. और मैं टर्मोइल के बारे में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोगों को समय के अंदर बात करना है। अगले 5-10 मिनट में बात करूंगा आपको प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में, कि प्राचीन भारतीय शिक्षा क्या है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पंक्तियां हैं, आपने शायद पढ़ी होंगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी लाइनें किसी ने नहीं पढ़ी होंगी। ये मैंने एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट से प्रोलॉग से उठाया है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, जो टर्मोइल की बात हम लोग कर रहे थे उसके कुछ बिंदु इसमें आए हैं। अ मोस्ट वंडरफुल थिंग वी नोटिस इन इंडिया इज दैट हियर द फॉरेस्ट, नॉट द टाउन, इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। इन दीज फॉरेस्ट्स, though there was human society, there was enough of open space, of aloofness. There was no jostling. Jostling का मतलब धक्का मुक्की. There was no jostling. Still, this aloofness did not produce inertia in the Indian mind. Rather, it rendered it all the brighter.
It is the forest that has nurtured the two great ancient ages of India, the Vedic and the Buddhist. The current of civilization that flowed from its forests inundated the whole of India. आप ये देखिए, एलुफनेस की बात यहाँ भी की गई, एलुफनेस की बात हम टर्मोइल में भी कर रहे हैं। वर्तमान आधुनिक शिक्षा ने जिस एलुफनेस को जन्म दिया है, दैट हैज लेड टू एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डेथ। और एंशिएंट इंडियन एजुकेशन ने जिस एलुफनेस को जन्म दिया है, इट हैज लेड टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि सर ने अभी कहा कि अभ्युदय और निश्रेयस की बात की। तो हमको इस पे विचार करना पड़ेगा, आखिर इस शिक्षा में वो क्या बिंदु थे। दो चार बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे वेद के बारे में आपने सुना होगा, हम सभी जानते हैं कि हमारी सभ्यता का मूल क्या है, वेद है। और वेद का जो मूल है वो विद है। विद का अर्थ है जानना। और यहां पे एक बात लिखी गई है, अलौकिकम पुरुषार्थोपयम वेत्ति अनेन इति। इसका एलोबरेशन है, द एंड विच कैन नॉट बी नोन बाय द एविडेंस ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। गौर करिएगा, the end which cannot be known by the evidence of direct perception, inference and the like, can be known through Ved, and therefore this determines the character of Ved. तात्पर्य इसका यह है कि वेद का तात्पर्य प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान से कदापि नहीं है। अगर आप ऋषि और मुनि शब्द की व्याख्या में जाएं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वेद का तात्पर्य है जो स्वतः उद्घाटित है। स्वतः उद्घाटित किसको होगा? स्वतः उद्घाटन तो उसको होगा जो कि यम के दरवाजे पर नचिकेता के रूप में 3 दिन तक भूख प्यास की चिंता किए बिना पड़ा रहा। कहने का मतलब डिजायरेबिलिटी, प्रवेश परीक्षा जैसे आप देते हैं, तो जिसके अंदर इच्छा रहेगी जानने की, वह खुद ही उद्घाटित कर पाएगा, लेकिन वो नहीं करेगा, ज्ञान स्वयं उसके समक्ष प्रकट हो जाएगा। लेकिन यह ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं होगा। इट इज बियॉन्ड योर सेंसेस। कुछ बातें आएंगी शायद, उससे आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वेद इज द रडर, वह दिशा दिखाने वाला है। अब आपको सोचना है कुछ पक्षों पे, विषय वस्तु क्या हो। विषय वस्तु के अंतर्गत आप ये देखिए, 2 ही विषय वस्तु है, कोई तीसरी विषय वस्तु नहीं है। पहली विषय वस्तु है धर्म। अब धर्म की व्याख्या आप पढ़िए, जानिए क्या है। सर ने कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे और सरल शब्दों में बताई। तो पहले बात तो ये तय करिए कि क्या धारण करना है आपको। आपको तत्काल, आपको जो नष्ट करने वाला है उसको धारण करना है, या आपको वास्तव में जो अमृत की तरफ ले जाने वाला है उसको धारण करना है। ये तो पहले अपनी डिजायरेबिलिटी अपनी तय कर लीजिए और उसके बाद आप दिशा में अग्रसर होइए। तो एक ही चीज है वेद में, एक तो धर्म है और दूसरी चीज जो कही गई है वो ब्रह्म है। धर्म और ब्रह्म के बारे में कहा गया है, बिना इसके हमारे संस्कृति की संकल्पना नहीं है। ब्रह्म विच कैन बी नोन ओनली थ्रू द, जितने लोगों ने साक्षात्कार किया वो बिना मंत्र के किसी ने साक्षात्कार नहीं किया। तो मंत्र है क्या? मंत्र मूल रूप में उन सामर्थ्यवान लोगों का आह्वान है, उन सामर्थ्यवान लोगों का या उन डिटीज का या उन देवताओं के प्रति समर्पण है और उनसे आराधना है कि वो भी आपके अंदर वह योग्यता उत्पन्न करें जिससे कि जो आप वांछित चीजें चाहते हैं वो आपके अंदर प्रकट हो। तो मंत्र और धर्म में बहुत भेद नहीं है। यहाँ पे धर्म, मंत्र और ब्रह्म तीनों के बारे में संकल्पनाएं बड़ी स्पष्ट रूप से दी गई हैं। मंत्र इज डिराइव्ड फ्रॉम मनन। मनन इज थिंकिंग। मंत्र इज डिराइव्ड फ्रॉम मनन और थिंकिंग, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। If you are thinking in the right direction, then only the knowledge can be revealed to you. Otherwise, no knowledge can be revealed to you. Whether it is material knowledge or it is spiritual knowledge, whatever it is. So, sacred text
addressed to a deity. This is mantra. Mantra is a sacred text addressed to a deity concerning knowledge and liberation for worship in form of yajna or sacrifice, practical application or collection of mantras. It has been given in the form of samhitas. आप कहते हैं संहिताओं के रूप में बहुत सारे मंत्र कलेक्ट हैं, और वो मंत्र जो हैं एक तरह से ज्ञान का भंडार है, और उसके द्वारा आप सत्य का साक्षात्कार करते हैं। अब देखिए, ये तो एक जनरल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, जो कि विविध रूपों में आप करते हैं, लेकिन हम उससे कट ऑफ हो गए हैं, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हम करते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न प्रकार के तरीकों से इसको करते हैं। अब ये देखिए, जो अंतिम बात इसमें ये है कि नीड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये समग्र विकास कैसे होगा, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य तो समग्र विकास है। ये कुछ तरीकों से होगा। समग्र विकास ही शिक्षा का लक्ष्य है, समग्र विकास ही संस्कृति का लक्ष्य है। कैसे होगा, इसके लिए एक तरीका है। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि मन क्या है, तो बहुत लोग कहेंगे कि इट इज ब्रेन, लेकिन मन ब्रेन नहीं है। भारतीय चिंतन और भारतीय व्याख्या के हिसाब से मन पूर्णतया भिन्न है, जिसको आप मनस की भी संख्या देते हैं और जिसको माइंड के रूप में भी आप लिखते हैं। तो उस मन का रिफॉर्मेशन करना होगा। अगर मन का रिफॉर्मेशन करने में आप सक्षम हैं, तो आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे अमृत प्राप्त करना चाहें, भोग प्राप्त करना चाहें, देव प्राप्त करना चाहें, जो भी प्राप्त करना चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। बट इट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, इट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ माइंड। तो समग्र मन का विकास कैसे हो? जैसे आप ये तो जानते ही हैं कि मन कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होता है। अभी बैठे बैठे एक क्षण के अंदर पता नहीं आप विभाग में चले गए होंगे, आप अपने घर पे चले गए होंगे, लंच पे चले गए होंगे, लेकिन आप कुछ क्षणों के लिए कैसे आए, कुछ क्षणों के लिए अपने को कैसे एकाग्रित कर लें। तो यह एक ध्रुव है। शिक्षा की समस्त प्रणालियां अगर इसको कराने में सक्षम हो जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो गया। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि ऑल एजुकेशन इज कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन लाइज with the mind only. Unless you are able to concentrate, you will not be able to do anything else. तो हम ये कह सकते हैं कि development of character and personality, both these things are related with the handling of the mind and development of the wholeness of the mind. अब इसका तरीका क्या है? भारतीय मनीषियों ने बहुत सरल तरीके से तरीका बताया है। पंचकोश का विकास कर लीजिए। पंचकोश का विकास कर लेंगे, यदि आप उसका समग्र विकास करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? दो ही तरीके हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं है, जिसके बारे में थोड़ा विस्तार से सर ने बताया। पहला तरीका है योग। योग के द्वारा ये संभव है। हम योग योग चिल्लाते हैं, धन्यवाद बाबा रामदेव को जिन्होंने कि पुनर्स्थापित कर दिया उसको, चाहे जिस रूप में किया। हम योग को गांव-गांव में उस नाम को पहुंचाने में सक्षम हो गए हैं, चाहे वो योग के रूप में गया हो, चाहे क्लासरूम्स में आपको योगा के रूप में गया हो। लेकिन एक ही चीज है योग। योग एक विधा है, योग अपने में पूर्ण है। अगर आप योग को समझ गए, जान गए, अपने कृतित्व में ले आए, तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम से बाहर है योग, ये भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं। हमारी एजुकेशन सिस्टम में योग की स्वीकार्यता आधुनिक शिक्षा में ठीक ढंग से नहीं है। अभी इंटीग्रेशन किसी भी लेवल पे नहीं, इट इज वेरी रॉ, रादर नेगेटिव। दूसरी जो चीज है उपासना। उपासना, नजदीक बैठिए, शास्त्रों के तो नजदीक बैठिए, आप उद्घाटित तो करिए। आप कहेंगे कि कहां होता है, सब कुछ झूठ है, तो मानते रहिए झूठ है तो झूठ है। डोंट कम, डोंट लुक फॉर पीस, डोंट लुक फॉर ट्रैंक्विलिटी। तो आप नजदीक तो बैठिए, शास्त्रों के उन संरचनाओं के और उन व्यवहारों के जो कि वास्तव में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हैं। तो योग और उपासना ये दो विधियां हैं। इन दो विधियों को आप जानना चाहते हैं तो उपनिषदों को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, सांख्य सिस्टम को पढ़िए। इट विल बी रिवील्ड टू यू।
इसमें यह है कि हमारी संस्थाएं कैसी होनी चाहिए। विधि के बारे में बताया, संस्थाएं कैसी होनी चाहिए। संस्थाओं के संदर्भ में आपको एक चीज मानना है, रेजिडेंशियल सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। शिक्षा की और कोई बेहतर प्रणाली नहीं है। ये कुकुरमुत्तों की तरह विद्यालय खोल करके और अपनी समस्याओं को बढ़ाना, ये कोई समाधान नहीं है। आपके पास रेजिडेंशियल सिस्टम के मॉडल्स हैं, लेकिन उन मॉडल्स को आप परिमार्जित करने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, प्रारंभिक स्तर के लिए गांव गांव में आपके पास एक मॉडल स्कूल होना चाहिए, जो कि कक्षा 5 तक के बच्चे को, कक्षा 1 और 2 तक के बच्चे को गांव में ही पढ़ा सके। अगर हर गांव में ऐसा विद्यालय आप संचालित करने में सक्षम हो गए तो शायद इस दिशा में आपका कदम बेहतर होगा। उसके बाद की जो शिक्षा है, क्लास 3 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट इट शुड बी इन ए रेजिडेंशियल सेटअप। अगर आप ऐसी प्रणाली बनाने में सक्षम हो गए, आपके पता है कि आप रोएंगे बहुत तरीकों से, ये नहीं है वो नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। भारत से संसाधन संपन्न कोई अन्य दुनिया का देश नहीं है। तो आखिरी बात, लास्ट 2 मिनट्स मोर, सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। सिग्निफिकेंस के संदर्भ में पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, वो पंचवेद के संदर्भ में, कि पंचवेद से मुक्ति कैसे हो सकती है। डेवलप कल्चरली रूटेड एजुकेशन, ओरिएंट टू ईस्ट। मैकॉले वॉज ए ग्रेट स्कॉलर एंड ही ओरिएंटेड द होल इंडियन सिस्टम बिफोर 200 years टुवर्ड्स वेस्ट, जब उसके पास संसाधन नहीं थे। आपके पास आज सारे संसाधन हैं। यू ओरिएंट होल एजुकेशन टू द ईस्ट without any second thought to the west. Second, education for development of integral mind is required. अभी श्री अरविंद का नाम लिया गया। आपके पास तमाम मॉडल्स हैं, लेकिन उन मॉडल्स को आप व्यवहार में नहीं लाना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल माइंड थ्रू एजुकेशन इज मस्ट। थर्ड इज मेथड्स। यू इंटीग्रेट योग एंड उपासना इन योर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट इज मैंडेटरी। अगर आप इसको सम्मिलित करेंगे इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन में, तो ये आसानी से काम हो सकता है। चौथा जो है, नेचर फोकस्ड एजुकेशनल प्लान्स आर नीडेड, नॉट अर्बन फोकस्ड। प्रकृति आधारित शैक्षिक योजनाएं हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास कस्बों को आधारित नहीं। आप हर गांव को कस्बा बनाने में लग गए हैं। आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं? ईसा के पूर्व भारत में कोई इस तरह की संरचनाएं नहीं थी। आपने जिस तरह की संरचनाएं आज क्रिएट कर ली हैं, आपके पास पानी और हवा तक शुद्ध नहीं बचा हुआ है। इन संरचनाओं से कब तक आप अपने को सुरक्षित रख पाएंगे? तो अभी भी प्रकृति की शरण में जाइए, प्रकृति केंद्रित संरचनाएं बनाइए, और जो अर्बन सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है उससे दूर निकलना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतनी जल्दी दुनिया बच जाएगी। पहले भारत बचेगा, फिर दुनिया बच जाएगी। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, फोकस ऑन संस्कृत। संस्कृत खत्म कर दिया, जिसमें आपकी संस्कृति का मूल आधार बचा था, संस्कार बचा था, उसी संस्कृत को खत्म कर दिया। संस्कृत को इस कदर आपने खत्म कर दिया कि कक्षा 8 तक भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यू मेक इट कंपल्सरी। एन ignorant man may not know its significance in his beginning periods of life, but at the latter periods of life he will appreciate it. आपने लोक लुभावनापन अडॉप्ट कर लिया है, तो संस्कृत को आप इम्फेसाइज करिए, मदर रीजनल लैंग्वेजेस को इम्फेसाइज करिए एट द स्टेज 2, एंड थर्ड शुड बी द इंग्लिश। मैं किसी तीसरी भाषा को भी नहीं कह रहा हूं, थर्ड शुड बी इंग्लिश। अगर हम इतना भी करने में सक्षम हो गए तो शायद हम सही दिशा पकड़ लेंगे, और अगले मात्र 25 वर्षों में आपकी देश की दिशा बदल जाएगी। लेकिन जैसा राजपूत साहब ने कहा, 5 साल में उन्होंने सोचा था कि सब बदल जाएगा, लेकिन बदला नहीं। इसलिए नहीं बदला क्योंकि तंत्र नहीं था। तंत्र होता तो बदल जाएगा, लेकिन तंत्र कैसे बदलेगा? मंत्र से बदलेगा।
और मंत्र के लिए आपको योग और उपासना को अपनाना पड़ेगा। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Such mind-opening words. Now, for the next session, and the topic